पेरिस में ये गर्मियों की एक तपती शाम थी। हफ्तों से चल रही रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव ने पूरे शहर को झुलसा दिया था। सड़कें सुनसान थीं और लूवर म्यूजियम पहले से कहीं ज्यादा खाली था। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन एक शख्स के लिए यही सही वक्त था। उस रात उसने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने लूवर से मोना लिसा की पेंटिंग चुरा ली और शहर की भीड़ में गुम हो गया। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। फ्रेंच पुलिस 2 साल तक झूठे सुरागों और मशहूर गिरफ्तारियों के जाल में उलझी रही, जब तक एक रहस्यमयी लेटर ने चोर का राज नहीं खोल दिया। आज हम आपको पूरी कहानी दिखाने वाले हैं। कैसे एक अकेले इंसान ने मोना लिसा चुराई, कैसे वो लगभग बच निकला और दशकों बाद सामने आया वो असली प्लान, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उस रविवार की शाम जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, लूवर के आखिरी टूरिस्ट्स बाहर निकल रहे थे, लेकिन ठीक बंद होने से पहले एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो लूवर की ऑफिशियल व्हाइट यूनिफॉर्म पहने हुए था, बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। वो सीधे एक छोटी सी स्टोरेज क्लोजेट में घुस गया। उसने खुद को अंदर बंद कर लिया और पूरी रात वहीं छिपा रहा। अगला दिन सोमवार था। इस दिन लूवर बंद रहता था। म्यूजियम में बहुत कम स्टाफ होता था और पेट्रोलिंग लगभग ना के बराबर होती थी। अगली सुबह ठीक 7:15 पर वो चोर एक लगभग खाली लूवर में बाहर निकला। वहां कोई नहीं था। वो सीधे सैलून कार्य में गया और वहां थी मोना लिसा की पेंटिंग। उस वक्त मोना लिसा का अपना कोई अलग रूम नहीं था और वो आज जितनी फेमस है उतनी तब नहीं थी, लेकिन ये चोर उसे बदलने वाला था। बिना एक पल गवाए उसने पेंटिंग को उसके मेटल पिंस से उतारा, पास की स्टेयरवेल में ले गया, स्क्रू ड्राइवर से उसका प्रोटेक्टिव फ्रेम हटाया, पेंटिंग को एक सफेद चादर में लपेटा और सीधे एग्जिट की तरफ बढ़ गया। लेकिन दरवाजा बंद था। ठीक उसी पल कहीं से एक प्लम्बर आया जो लूवर के लिए काम करता था। उसने सोचा कि यह शख्स भी कोई एम्प्लॉय है और बिना कोई सवाल किए दरवाजा खोल दिया और बस चोर मोना लिसा लेकर शहर में गायब हो गया। पूरी हाइस्ट सिर्फ कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई, लेकिन किसी को 28 घंटों तक ये एहसास भी नहीं हुआ कि पेंटिंग चोरी हो चुकी है। उस हफ्ते म्यूजियम के फोटोग्राफर्स पेंटिंग्स की ऑफिशियल फोटोग्राफर्स के लिए आ जा रहे थे, इसलिए दीवार पर खाली जगह होना बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब अगली सुबह फोटोग्राफर्स मोना लिसा के बिना पहुंचे, तब सबको समझ आया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। मोना लिसा ऑफिशियली चोरी हो चुकी थी। पुलिस आई, डिटेक्टिव्स की पूरी टीम म्यूजियम में उतर गई और फ्रांस ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। जब लूवर ने अनाउंस किया कि उनकी सबसे कीमती पेंटिंग गायब हो गई है, तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सवाल एक ही था, वो गई कहां? पुलिस के हाथ लगा था सिर्फ एक लकड़ी का पिक्चर फ्रेम और एक फिंगरप्रिंट। लोकल न्यूज़पेपर्स ने $2,50,000 का इनाम रख दिया किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जो उन्हें बस पेंटिंग तक पहुंचा दे। रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। हजारों लेटर्स आए और कुछ लोग तो खुद पुलिस स्टेशंस में पहुंचकर दावा करने लगे कि मोना लिसा दुनिया के अलग अलग कोनों में देखी गई है। 2 अलग अलग गवाहों ने एक ऐसे शख्स को देखा था जो लूवर से एक भारी चीज लेकर निकल रहा था, लेकिन दोनों के डिस्क्रिप्शंस बिल्कुल अलग थे। किसी ने कहा मोना लिसा एक फ्रेट ट्रेन में बेल्जियम जा रही है, तो किसी ने दावा किया कि वो एक शिप पर है जो अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सस्पेक्ट था मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो। एक सेक्रेटरी ने पुलिस को बताया कि पिकासो ने लूवर से कई आइबेरियन स्टैच्यूज चुराई थीं। सीरियल नंबर चेक करने पर लूवर ने कंफर्म किया कि वो स्टैच्यूज सच में उनकी थीं। पिकासो को अरेस्ट कर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। इसी दौरान पुलिस की नज़र अमेरिकन बैंकर और आर्ट कलेक्टर JP मॉर्गन पर भी गई। उस दौर में आर्ट फॉरेजी एक बड़ा बिजनेस था। दावा किया गया कि मॉर्गन ने इस हाइस्ट को कमीशन किया था और पेंटिंग उसके पास जा रही थी। न्यूयॉर्क में एक शिप को रोककर तलाशी ली गई, लेकिन उसमें कोई मोना लिसा नहीं मिली। 2 साल बीत गए और मोना लिसा का कोई अता पता नहीं था। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये थी कि मोना लिसा कहीं दूर नहीं गई थी। वो लूवर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट में छुपी हुई थी। ये अपार्टमेंट था विंचेंजो पेरुजिया का, एक 29 साल का इटालियन जो पहले लूवर में हैंडीमैन के तौर पर काम कर चुका था। वो लूवर की हर कमजोरी जानता था। उसे पता था कि मंडे को म्यूजियम बंद रहता है और उसे फोटोग्राफर्स के स्केड्यूल की भी पूरी जानकारी थी। मोना लिसा का प्रोटेक्टिव केस उसी ने बनाया था, इसलिए उसे तोड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। लूवर से निकलने के बाद उसने पेंटिंग को एक ऐसे ट्रंक में छुपाया जिसके नीचे एक फॉल्स फ्लोर था, जिसे उसने खुद बनाया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, पेरुजिया की क्रिमिनल हिस्ट्री भी थी और उसके फिंगरप्रिंट्स भी सिस्टम में पहले से मौजूद थे। लेकिन सिस्टम में सिर्फ उसके दाहिने हाथ के प्रिंट्स थे और पिक्चर फ्रेम पर जो प्रिंट मिला वो बाएं हाथ का था, इसलिए डेटाबेस में कोई मैच नहीं मिला। पुलिस उसके अपार्टमेंट में 2 बार तक आई
और वापस लौट कर चली गईं। मोनालिसा उनकी नाक के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन 2 साल तक पेंटिंग अपने पास रखने के बाद पेरूजिया का धैर्य टूट गया। उसने फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर को एक एनोनिमस लेटर लिखा, उसी शहर को जहां लियोनार्डो डा विंची ने ये मास्टरपीस बनाई थी। लेटर में उसने दावा किया कि मोनालिसा उसके पास है और वो उसे उसके असली घर वापस करना चाहता है। उसने लेटर पर साइन किया, लियोनार्डो, और अगली ट्रेन पकड़कर फ्लोरेंस चला गया। आर्ट डीलर और उसका एसोसिएट उसके होटल रूम में पेंटिंग ऑथेंटिकेट करने पहुंचे। दरवाजा बंद हुआ, ट्रंक खुला और सच में मोनालिसा वहां थी। आर्ट डीलर्स ने पेंटिंग को अपने स्टूडियो ले जाने की बात कही और पेरूजिया को भरोसा दिलाया कि उसे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन 1 घंटे बाद पुलिस उसके दरवाजे पर थी। पेरूजिया को सिर्फ 7 महीने की जेल हुई और 10 साल बाद उसकी मौत हो गई। मोनालिसा तो मिल गई थी, लेकिन इस पूरे मामले की असली सच्चाई शायद हमेशा के लिए दफन हो जाती। 1932 में एक आर्टिकल छपा जिसने सब कुछ बदल दिया। कार्ल डेकर ने लिखा कि वो उस शख्स को जानते हैं जो इस पूरे हाइस्ट का असली मास्टरमाइंड था, एडुआर्डो दे वाल्फियरनो, एक एक्सपर्ट आर्ट फोर्जर। उसका प्लान था एक नहीं बल्कि मोनालिसा की 6 परफेक्ट कॉपीज बेचना, वो भी 6 अलग अलग मिलियनियर्स को, और सब अमेरिका में। उसने एक टैलेंटेड फ्रेंच पेंटर से कॉपीज बनवाई, सबको अमेरिका भेजा और उन्हें स्टोरेज में रखवा दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई इन कॉपीज को असली क्यों मानता, और इसलिए असली मोनालिसा का गायब होना जरूरी था, और इसी वजह से उसने पेरूजिया को हायर किया। जैसे ही दुनिया भर में खबर फैली कि मोनालिसा चोरी हो गई, कॉपीज हाथों हाथ बिक गईं। तीनों लोग $9 करोड़ के बराबर रकम लेकर फरार हो गए, और पेरूजिया, वो तो बस एक मोहरा था जिसे कभी बताया ही नहीं गया कि असली खेल क्या था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।